के नाम से जाना जाता है। अगर कतरनी चावल, अगर मगही पान, कुछ ऐसी चीजों को जियो टैग मिला है तो उनमें से एक यहाँ की लीची भी है, शाही लीची। जितनी मिठास लीची में उतनी यहाँ के लोगों की बोली में। लेकिन हम जहां पर मौजूद हैं, जरा इस जगह का परिचय आपसे करा दें। हम जिस एलएस कॉलेज में इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रथम राष्ट्रपति, शिक्षक थे। रामधारी सिंह दिनकर ने भी यहां बच्चों को पढ़ाया था। और ये आप देख रहे हैं उसी कॉलेज से हमारे स्पेशल शो में। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर मैं परिचय आपका उन मेहमानों से कराऊं जो मेरे साथ मंच पर शामिल हो रहे हैं और उस जनता के सवालों की शुरुआत करूं, सबसे पहले आपको मुजफ्फरपुर की अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती हूं। क्या सोच रहे हैं मुजफ्फरपुर के लोग, देखिए। तो राज तिलक का कारवां आज इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ पहुंच गया है बिहार के शहर मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर जाना तो जाता है अपनी शाही लीची के लिए, लेकिन राजनीति के सारे शहंशाह एक दूसरे से फिर पड़े हैं अब सियासी मैदान में। ये महाभारत युद्ध जो राजनीति का चल रहा है इस वक्त, चुनाव, उसी में हम आपको लिए चलेंगे आज मुजफ्फरपुर की सड़कों पर। हम आपको लिए चलेंगे सड़कों पर ये जानने के लिए भी स्कूल, शिक्षा, पानी, इन तमाम मुद्दों पर किसका पलड़ा है फिलहाल मुजफ्फरपुर में भारी, तेजस्वी यादव और गठबंधन का, या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। चलिए, यहाँ से जो सुशासन की सरकार हमारे बिहार में चल रही है, हम लोग तो उन्हीं के पक्ष में, उनके कार्यकलाप से हम लोग बहुत खुश हैं। और पिछले 1590 से 2005 का जो हम लोगों ने शासन देखा है, उसके चक्कर में हम पड़ना नहीं चाहते। चमकी बुखार, बाल गृह कांड जो यहाँ, उस पर आप लोगों की क्या सोच है? सारे नेता भ्रष्ट है, किसके बारे में क्या बोल रहे हैं? महागठबंधन या नीतीश कुमार, किस पर भरोसा? नीतीश कुमार। मैडम, यहाँ पर जो समस्या है नौकरी की, आज भी बता रहा हूँ कि किसी की डाटा नहीं है कि वो नौकरी, पूरे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सकता है। किसकी नौकरी के वादे पर भरोसा होता है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है चुनाव? हम लोग तो भाजपा के साथ ही है, भाजपा, मोदी। नीतीश कुमार का सरकार फिर से आने जा रहा है। किस पर भरोसा है, कौन नेता? वो सरकार अच्छे काम करेंगे उनके लिए दूंगी, मोदी सरकार के लिए। मुझे आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है? कोई भी सरकार आए वो हमारे शिक्षा के बारे में सोचे, स्वास्थ्य के बारे में सोचे। जो हम लोग बस शिक्षा में हम लोग जैसे कि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में हम पढ़े, उसके बाद हमें जॉब मिले, ऐसा नेता आना चाहिए शिक्षा में। नौकरी सबसे बड़ी चिंता सबकी दिखाई देती है। मुझे बताइए, आपके लिए विकास का क्या मतलब है? मैम, हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के बारे में ही बात करेंगे। तो हमारे लिए विकास का मतलब है कि 3 साल का बीए 3 साल में हो, 4 साल में नहीं हो। यस मैम, अभी जो राजनीति हो रही है बेसिकली धर्म की राजनीति ही कह सकते हैं, क्योंकि जो अपर कास्ट, लोअर कास्ट जो भी है, वो ये नहीं देखते कि हमारे लिए काम कौन कर रहा है, कौन हमारे डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। वो मोस्ट प्रोबेबली जो रूरल एरियाज है मैम, वहाँ जो लोग इलिटरेट होते हैं, उनको आइदर लोग मैनिपुलेट करते हैं कि अरे नहीं ये तो तुम्हारे कास्ट के, तुमको इनको वोट देना चाहिए। ठीक है, आप बताइए, आपको क्या लगता है? धर्म और जाति की जो बात आई और नौकरियों का जो मुद्दा है युवाओं, धर्म और जाति के आधार पर तो बिहार में वोटिंग शुरू से ही होते आ रहा है, ये तो पुराना परंपरा चला रहा है। भी ऐसा है ना कि जैसे 15 साल से नीतीश कुमार यहाँ पे राज कर रहे हैं और जो कोई अच्छा नेता यहाँ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जो है जाति के कारण वोट इधर उधर हो रहा है। कास्ट कार्ड तब तक चलेगा जब तक यहाँ की जनता जागरूक नहीं होगी, जनता आवाज नहीं उठाएगी। चलिए, अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से कराते हैं जो हमारे साथ यहाँ पर चर्चा में शामिल हो रहे हैं। शब्बीर अहमद, जेडीयू की तरफ से तालियों के साथ स्वागत कीजिए। विवेक कुमार जी, बीजेपी के नेता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इकबाल सामी साहब, आरजेडी के नेता, इनका भी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आपको बता दें, इस बार समीकरण बदल गया है, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार जेडीयू और आरजेडी वाले एक साथ खड़े होते थे, कांग्रेस भी साथ में, लेकिन इस बार ये दोनों साथ हैं। और इसी के नजरिए से अगर आप समझिए तो 11 यहाँ पर सीटें हैं विधानसभा की, जिनमें पिछली बार चुनाव में जब गठबंधन जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का था, तब यहाँ पर दबदबा कायम हुआ था महागठबंधन का यानी आरजेडी और जेडीयू का। लेकिन इस बार मामला किस तरफ आगे बढ़ेगा,
शुरुआती एक एक कमेंट सबसे लेते हुए उसके बाद जनता के सवाल शुरू कर देंगे। सबसे पहले ये बताइए सर, ये वही सवाल है जो आपका पीछा इन चुनावों में नहीं छोड़ेगा। मुजफ्फरपुर अपनी लीची के लिए, सब कुछ के लिए इतना फेमस था, लेकिन अब आपने चमकी के लिए और बाल गृह कांड की वजह से बदनामी झिलवा दी है। सबसे पहले तो आज तक की पूरी टीम और आप सहित मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुजफ्फरपुर में आप तशरीफ लाई हैं और बिहार के चुनाव का कवरेज खासकर इस मुजफ्फरपुर शहर के एलएस कॉलेज के ग्राउंड में कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद है। जहां तक शाही लीची का सवाल है, तो शाही लीची की सुगंध देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जानी जाती है, इसकी ये पहचान है। और जहां तक बालिका गिरी का सवाल है, तो कानून उस पर अपना काम कर रहा है। जो दोषी हैं वो सजा पा रहे हैं, सजा पा चुके हैं, कानून अपना काम करेगा। बिहार में कानून का राज है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, जल्दी से सर उठाइए, माइक उठा के। मुजफ्फरपुर में मुश्किल हो रहा है जेडीयू को डिफेंड करना, इन्होंने टिकट भी दे दिया है। पूरे मामले में, अवैध हथियार के मामले में जो मंत्री जी थी उसको फिर टिकट दे दिया। सबसे पहले पूरी आज तक की टीम को, खासकर अंजना जी को इस पावन धरती पर, इस एलएस कॉलेज के पवित्र धरती पर हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। आज सिर्फ लीची के लिए ही ये शहर नहीं, ये शहर यहाँ लहठी के लिए भी जाना जाता है, कुटीर उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ के जो लहठी है, ये बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, वहाँ की माँ बहनें उस लहठी को पहनती हैं, जिससे मुजफ्फरपुर का सम्मान बढ़ता है और यहाँ के मजदूरों को रोजगार मिलता है। रोजगार के क्षेत्र में भी, कुटीर उद्योग के क्षेत्र में भी मुजफ्फरपुर स्थापित है। देखिए, रोजगार के मुद्दे पर एक बार जिप शॉट दिखाइए। रोजगार के मुद्दे पर सर देखिए, आप लहठी कह रहे थे तो सब ताली बजा रहे थे। रोजगार के मुद्दे पर सबने नाना करना शुरू किया। आज मैं बता दूं अंजना जी कि मैं बता दूं, आज 2005 के पहले यहाँ उद्योग जीरो था। आज कम से कम 15 सालों में 17% उद्योग हो गया है। ठीक है, आलोक जी माइक उठाइए। देखिए, मुझे लगता है कि आज बिहार के अंदर मैंने भी पूरा घूमकर देखा और पूरी तरह से एक ही चीज नजर आ रही है, बोले बिहार और बदले सरकार। और उसके कारण है, और ये बात केवल बिहार की जनता को नहीं, मोदी जी को भी समझ आ गई। मोदी जी ने, यही कारण है कि मोदी जी ने अपने फोटो में से भी, अपने एडवर्टाइजमेंट में से भी, अपने जो विज्ञापन हैं उनमें से भी नीतीश जी को दूर कर दिया है। आज हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपका नीतीश कुमार जी सीएम के कैंडिडेट हैं तो उनका फोटो वहां से क्यों हटा दिया गया है? क्या आपको अपने सीएम के ऊपर भरोसा नहीं है? पहली चीज। दूसरी चीज, क्या विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल गया? दूसरी चीज। तीसरा, सुनिए प्लीज, मैं आऊंगी आपके सवाल लेने। एक तो आप लोग मास्क पहन के रहिए, तभी मैं सवाल लूंगी आपके। देखिए, मुद्दों पर हम बात करेंगे तो अपनी बात बोलने दीजिए। ये एलएस कॉलेज अपने आप में ऐतिहासिक कॉलेज रहा है। आज यहाँ पर कुछ ना कुछ हम बिहार की बात करके जाएं। हम जानना चाहते हैं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम बताइए बिहार के अंदर जो मोदी जी ने बना दी हो। एक पावर प्लांट का नाम बता दीजिए जो मोदी जी ने यहाँ पर लगा दिया हो। हम आज जानना चाहते हैं कि अगर इतना विकास नीतीश जी ने किया था तो आज उनका फोटो उनके विज्ञापनों से क्यों गायब कर दिया है, और चिराग जो है वो नीतीश जी के घर में क्यों लगा दिया है मोदी जी ने? इसका उत्तर आज हमारे दोनों सहयोगी साथी। ठीक है, दोनों से लेंगे। इकबाल सामी साहब। मैं आज तक की टीम और आपको एलएस कॉलेज के इस प्रांगण में स्वागत करता हूं। एलएस कॉलेज ऐसा महाविद्यालय रहा है और बिहार विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय रहा है जिसकी शिक्षा पा करके बिहार नहीं देश के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। शिक्षा के मंदिर में हम लोग खड़े हैं सर। तेजस्वी यादव को जाति कार्ड क्यों खेलना पड़ा वोटिंग के एन पहले? एक सेकंड, सवाल पूरा होने दीजिए। एक युवा नेता है, आपका क्वेश्चन गलत है। महंगाई के मुद्दे पर नहीं, बिहार में नहीं, एक सेकंड, बिहार रोजगार का मुद्दा उठाया, अच्छा किया। हमको बोलने दिए। महंगाई का मुद्दा, सवाल पूरा सुनिए ना, गुस्साइए मत। देखिए, संयम खोना नेता के लिए सबसे बुरा होता है। संयम मत खोइए, मेरा सवाल सुनिए।
महंगाई का मुद्दा उठाया, अच्छा किया। नौकरी का मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा किया। लेकिन लास्ट में आके जाति कार्ड वोटिंग के पहले क्यों खेल दिया? जाति का हमने कभी मुद्दा नहीं उठाया है। नीतीश कुमार की पैदाइश ही हुई है कुर्मी महारैली से। उस वक्त आपको नहीं दिखाई पड़ता था। मोदी जी कहते थे हम अति पिछड़ा के बेटा हैं, हमको वोट दो। मोदी जी अति पिछड़ा के बेटा बने, अमित शाह सोनार के बेटा बने। हमने कभी माइक को ठीक से पकड़िए, माइक को ठीक से पकड़िए, आवाज नहीं जा रही है, थोड़ा पास। बिहार के विकास का नारा दिया है, रोजगार देने का नाम दिया है। और हम मुजफ्फरपुर में आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ की 11 सीटों में 11 हम जीत रहे हैं। इसलिए मुजफ्फरपुर में चाहे कोई चैनल हो, कोई प्रोपेगेंडा करे, बिहार में सरकार तेजस्वी यादव की बनेगी, कोई रोक नहीं सकता है। कुछ और लोगों के सवाल होता है, आप पूछो। माइक लगाए, मास्क लगाए। मैडम आप बताइए कि क्या 15 साल पहले 8 बजे रात में क्या इतना जनता नजर आते थे क्या रोड पर? मास्क लगाइए। 15 साल पहले क्या आज तक चैनल से आप आए हैं, कभी आए 15 साल पहले? और इतना जनता 8 बजे रात में 15 साल पहले खुलेआम घूमते थे क्या बिहार में? ये पहले पूछिए। एक सेकंड आ रही है। आज जंगल राज खत्म हुआ है। जंगल राज खत्म हुआ है। 15 साल में आज जंगल राज खत्म। बेटी बहन आज चल सकती है एलएस कॉलेज में पूरे बिहार में। नीतीश जी का रोजगार की सरकार 15 साल तक लालू यादव के परिवार ने ऐसा कौन सा काम किया कि हजारों करोड़। मास्क पहनिए। आप लोग सीरियसनेस क्यों नहीं लेते हैं बीमारी की? पास है, हम पीजी पास है। 15 साल ऐसा कौन सा काम किया लालू यादव ने कि अरबों खरबों की संपत्ति अर्जित कर लिया उन्होंने? 15 मैम सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पे बेरोजगारी का है। अभी आप जिस प्रांगण में बैठे हैं ये एलएस कॉलेज है और बिहार यूनिवर्सिटी का कैंपस है। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार यूनिवर्सिटी का 3 साल की डिग्री हमें 4 साल 5 साल में मिलती है। सबसे बड़ी मुद्दा तो हम लोग के लिए यही है। यहाँ के जो शिक्षक है वो रेगुलर कभी आते नहीं, और ये 20 यूनिवर्सिटी का कोई भी हो कभी भी रेगुलर पढ़ाई नहीं होती है। और पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पे है ना, हमें लोग को पढ़ाई के लिए कोई अच्छा सारा व्यवस्था नहीं। हमें सबसे पहले रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पे बातचीत। यहाँ मैम यहाँ पे बच्चे लोग को बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए। तो इसका कारण क्या है? यहाँ पे मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ मैम, यहाँ पे जगह सीट ही नहीं है। यहाँ पे मैम लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, बाहर रोजगार देने जाते हैं। यहाँ पे कोरोना वायरस से मैम कितना लोग यहाँ रोजगार के लिए आए हैं, लेकिन किसी को रोजगार मिल नहीं रहा है। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। एक बार थोड़ा स्टेज पे चल के अगर जिप शॉट से हम पूरी जनता को एक बार दिखाएं, क्योंकि मैं रोजगार पर आ रही हूँ। रोजगार पर एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कई युवा चेहरे दिख रहे हैं। आपको क्या भरोसा है? एक तरफ आरजेडी कहती है 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, कितने लोगों को उस पर भरोसा होता है? कि ज्यादातर लोग कह रहे हैं नहीं भरोसा है। बीजेपी कह रही है 19 लाख नौकरियों का अवसर हम पैदा करेंगे। अब भाई आप लोग तय कर लीजिए। आपके लिए भी थम्स डाउन है और आपके लिए भी थम्स डाउन है। सबसे पहले लोग मैडम मोदी जी के फैन भी है ना, एक सेकंड सर, इनसे सवाल पूछूं फिर आ रही हूँ। जितने लोग मोदी जी के भी फैन है वो भी कह रहे हैं नौकरी वाली बात पर भरोसा नहीं है। ये क्रेडिबिलिटी रह गई है। सकता है मैडम, एनडीए सरकार ने पिछले 15 साल में बता दिया है 6.5 लाख नौकरी देकर, और 19 लाख नौकरी कैसे दिया जाएगा वो भी बता देगा आने वाले समय में। ठीक है, आप बताइए, आप पर भी विश्वास नहीं, आप दोनों जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कहा है वो सही कहा है। सर माइक को मुंह के पास कर ले। क्योंकि बीजेपी जो है वो पकौड़े तलने को भी तो रोजगार मानती है, तो वो दे देंगे रोजगार। वो एलएस कॉलेज के बाहर अगर कोई पकौड़े तलेगा उसको भी रोजगार कहेगी। मैं बेरोजगारी के अंजना जी 3 आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, बेरोजगारी में, अनएम्प्लॉयमेंट में नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। शांत नहीं होंगे तो आवाज नहीं जाएगी। प्लीज सुनिए तो जवाब सुनिए, सिर्फ हल्ला करना मकसद नहीं है, प्लीज। हाँ, नीति आयोग की जो मोदी जी का स्वयं का डिपार्टमेंट है उसकी रिपोर्ट कहती है कि बिहार के अंदर 43% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। बिहार के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा पलायन है, ये मोदी जी कहते हैं। आज हम पूछना चाहते हैं अगर 15 वर्ष तक इतना विकास हुआ था तो क्या
कोटा से लाने के लिए बच्चों के लिए पैसे नहीं थे इस सरकार के पास? क्या पलायन करके जो मजदूर यहाँ पर आए, वो जो पैदल 2000 किलोमीटर चलकर आए, क्या मोदी जी को रेल का भाड़ा उन मजदूरों से लेना चाहिए था? मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहिए था। आज पूरी तरह से नीतीश का सिंहासन पूरी तरह से डगमगा रहा है और ये बहार पूरी तरह से पूरे बिहार में दिखाई दे रही है। आप लोगों को सिर्फ सिंहासन की चिंता है या नौकरियों की भी चिंता है? जनता कह रही है भरोसा नहीं है। जवाब मेरा सवाल, देखिए आप लोग शोर करेंगे, पूरा देश आज मुजफ्फरपुर को देख रहा है, आप लोग भी एक बार सुनेंगे नहीं तो कैसे बात होगी? मेरा सवाल आपसे ये था, इन्होंने कहा कि सत्ता सिंहासन डोल रहा है नीतीश के लिए। मेरा सवाल था सिंहासन की चिंता है या नौकरियों की भी चिंता है? जनता के लिए भरोसा नहीं है। बिहार में 4.5 लाख सेंक्शन पोस्ट है और सेंक्शन पोस्ट 4.5 लाख है जो इन्होंने 15 वर्षों में नहीं भरा। और हम जो शिक्षक डेली वेजेज में खर्च रहे हैं, जो वित्त रहित शिक्षक हैं, जो होमगार्ड के जवान हैं, और हम नहीं जो सर माइक को मुंह के पास करके बोलिए, बहाली करेंगे। जो बेरोजगार इंजीनियर हैं, बेरोजगार डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज खाली पड़े हैं, 60% सीटें मेडिकल कॉलेज में खाली हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में 60% सीटें खाली हैं। हम इंजीनियरों को बहाल करेंगे और बड़े पैमाने पर बिहार में जो 4.5 लाख सेंक्शन पोस्ट है उस पर हम बहाली करेंगे और पहली कैबिनेट में करेंगे। शब्बीर अहमद जी देखिए, वो तो कह रहे हैं कैबिनेट में लिखेंगे, सबसे पहले कैबिनेट में वो यही पास करेंगे। सबसे पहले वेटिंग फॉर सीएम जो इनके तेजस्वी यादव जी हैं, उनसे पूछ लिया जाए कि 10 लाख में सुनना कितना होता है। 8वीं पास व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए कि बजट किसको कहते हैं, कहां से पैसा लाएंगे। आप लोगों को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। बिहार की सरकार बदलने के लिए पिछले 15 सालों से आप मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। 15 सालों से मुंगेरी लाल का हसीन सपना आप देख रहे हैं। सरकार बदलने के लिए समुद्र बिहार की सीमा पर कैसे लाएंगे? बिहार की जनता पुनः और पुनः 15 वर्षों में एनडीए की सरकार को गद्दी पर बैठाएगी। आप निकाल दीजिए, आप हसीन सपना मत देखिए। कांग्रेस और सिंहासन डोल रहा है, सिंहासन डोल रहा है, पुनः और सुशील मोदी को बिहार में गद्दी पर बैठाएंगे। आप सपना देखते रहिए। मोदी जी 15 सालों से आप सपना देख रहे हैं, नहीं कर पाए आप। मोदी जी नहीं कर पाए। 15 सालों से आप सपना देख रहे हैं, आप सपना देखते रहिए। सपना देखते रहिए। हसीन सपने हैं। 15 सालों से बिहार की गद्दी से उतारना चाहते हैं, आप नहीं उतार पाए। मुंगेरी लाल के हसीन सपना आप देखते रहे। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी नीक पैनल छी बास। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं अंजना जी, जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस विलुप्त हो रही है, क्या मुजफ्फरपुर में वही हाल है? जो राष्ट्रीय प्रवक्ता यहां पर आए हैं, मुजफ्फरपुर में कोई नहीं है। देखिए, मुझे लगता है शायद मेरे साथी को पता नहीं है, हमारा जो कैंडिडेट है उसको कोरोना है और मैं नहीं चाहता था कि अंजना ओम कश्यप जी को यहाँ पर कोरोना हो या किसी को कोरोना हो। अरे आपके एक ही कैंडिडेट नहीं ना है प्रवक्ता महोदय, आपके कई कैंडिडेट हैं, सबको कोरोना हो गया क्या? सभी कैंडिडेट को कोरोना हो गया? बीजेपी के प्रवक्ता से नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट टाइम बोला कि यहाँ पे एयरपोर्ट होगा और एम्स होगा, लेकिन वही वो दरभंगा शिफ्ट हो गया। बताइए जवाब दीजिए। एयरपोर्ट और एम्स वादा किया था पीएम ने, कहाँ है पूछ रहे वो एयरपोर्ट और एम्स? एम्स दरभंगा में खुला है और एयरपोर्ट भी दरभंगा में बना है। और बता दें, शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज 2005 के पहले सिर्फ 6 था बिहार में और आज के दिन में 13 मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने जा रहा है। शिक्षा का विकास ये होता है मैडम, शिक्षा का विकास ये होता है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में एनडीए की सरकार ने बिहार में काम किया है। दो केंद्रीय विद्यालय खुला है, पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज खुला है, महात्मा गांधी केंद्रीय विद्यालय खुला है। ये चरवाहा विद्यालय तो नहीं खुला है, उसकी बात विद्यालय का दौर चाहते हैं। चरवाहा विद्यालय चलाने वाले लोग एम्स का मतलब क्या समझेंगे?
एम्स दरभंगा में खुल रहा है, यहाँ कैंसर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट खुल रहा है मुजफ्फरपुर में कैंसर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट खुल रहा है। मैडम मैं एक व्यवसायी आदमी हूँ और बिहार से मैं झारखंड चला गया मैडम, और बिहार में राजद से भी जो विपक्षी है और जो सरकार है, दोनों से एक सवाल है। आज से जब राजद की सरकार थी, हम लोग स्वर्ण में आते हैं, हम सवाल पूछे। हाँ, हमारा जो सरकार से भी सवाल है कि मैं यहाँ पे 20 करोड़ का इंडस्ट्री डालना चाहता था और पिछले 6 महीना से लगा हुआ हूँ और कोई भी सिंगल डोर सिस्टम नहीं है और सरकार उसमें कोई मदद नहीं करती है। मैं कांग्रेस के और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि चरवाहा विद्यालय खोलने वाले क्या कैसे रोजगार देंगे? जो अपहरण उद्योग चलाते थे वो रोजगार कहां से देंगे? अपहरणकर्ता जो है वो विधायक के आवास पर पाए जाते थे। चले आप बोलिए। हमारा कहना है कि 15 बरस नीतीश जी का शासन है, तो कहने का मतलब कि आप 15 बरस में लालू के शासन से और 15 बरस अगर चाहते, नीतीश जी चाहते, नीतीश जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। नीतीश जी अगर चाहते। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।